चलो रोल करे भैया। आइए भाई, आज तक मैं महामाया एजुकेशन ट्रस्ट उस संस्थान में, और मैं इस मौके पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माननीय काशीराम जी की प्रतिमा का आज अनावरण किया है अपने संस्थान में। मुझे खुशी है इस बात की कि एक बार फिर लोगों को जोड़ने का काम होगा। जैसा कि माननीय काशीराम जी ने जीवन भर बामसेफ, DS4 या बहुजन समाज पार्टी बना करके उन्होंने लोगों को जोड़ा, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा, और जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी उस हिसाब से संगठनों को जोड़ करके उन्होंने एक राजनीतिक ताकत का और राजनीतिक हैसियत बनाई। नेताजी और माननीय काशीराम जी दोनों ने मिलकर के सपा बसपा का गठबंधन किया, और एक समय ऐसा आया कि लोकसभा इटावा में गठबंधन से पहले नेताजी ने माननीय काशीराम जी को लोकसभा में जिता करके भेजा। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का वो शुरुआती दौर था, और उसके बाद गठबंधन होकर के आगे बढ़े। लेकिन समाज की और देश की और राजनीतिक ताकतें ऐसी रहीं जिन्हें कभी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह का गठबंधन हो, इस तरह की ताकत एक साथ समाज में काम करे और लोगों को जोड़ने का काम करे। इससे पहले भी जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, किन्हीं कारण परिस्थितियों की वजह से दोनों लोग साथ मिलकर के काम नहीं कर पाए। लेकिन वो सपना नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने पूरा किया। उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन वो ताकत नहीं बन पाई। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इस बार जनता के अंदर और खासकर बहुजन समाज के अंदर इस तरह का भरोसा है कि समाजवादी पार्टी और जो हमारी पार्टी के लीडरशिप है, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में मुकाबला करेंगे। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से संस्थाएं खत्म की जा रही हैं। इस देश की जनता देख रही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे उनको बचाने के लिए और देश को नई दिशा में ले जाने के लिए बहुजन समाज एक साथ आने जा रहा है। जो लोग शोषित रहे, वंचित रहे, जिनके अभाव में जीवन जिया है, वो सब लोग मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाई उत्तर प्रदेश में करेंगे। ओपी राजभर का एक बयान आया, उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया। पहला सवाल तो ये है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दो पड़ हो गए, एक जिताने के, एक हराने के। दूसरा सवाल ये रहेगा कि उन्होंने ये भी कही है कि जातीय जनगणना के बाद जो समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है, वो अपनी सरकार रहते हुए क्यों नहीं कराएगी? समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती तो हम जातीय जनगणना कराते। हालांकि बीजेपी ये सवाल नहीं पूछ रही है, ये सवाल बीजेपी को पूछना चाहिए। सवाल बीजेपी को ये पूछना चाहिए कि हम अपनी सरकार में रहते रहते जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए। हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण भारत के सब बड़े नेता कांग्रेस से चाहते थे कि जिस समय जनगणना हो रही है तो जाति के आधार पर जनगणना हो, जातियों की भी गिनती हो, पिछड़ी जातियों की भी गिनती हो। लेकिन उस समय कांग्रेस ने नहीं माना। इस बार जो जाति जनगणना होने जा रही है, इसलिए हम फिर मांग करते हैं
कि दिल्ली की सरकार पूरे देश की जनता की भावना को समझ करके जाति जनगणना कराए। और इस बात को मैंने कहा था कि अगर दिल्ली की सरकार जाति जनगणना नहीं कराती है तो उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी सरकार बनती तो हम जाति जनगणना कराते। आज की प्रतिभा का जो अनावरण हुआ है उसको लेकर राजनीति पार्टी में एक बड़ी लोग जो चुनाव आ रहा है उसके तब दलित वोटों को इस मंच पर जो यहाँ की स्थानीय विधायक देखिए, जिस समय नेताजी और मान्यवर काशीराम जी दोनों साथ आकर के और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के एक तरीके से मान्यवर काशीराम को लोकसभा में चुन करके भेजा था, तो राजनीति हमेशा होती है और राजनीति कोई खराब बात नहीं है। राजनीति हमें अधिकार दिलाती है, राजनीति हमें हक दिलाती है। और अगर ये बीजेपी के लोग ये बात समझते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। नेताजी आज और जो लोग ये कह रहे हैं कि सेंधमारी नहीं कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के बहुजन समाज को जोड़ना चाहते हैं, उनको बांधना चाहते हैं। आज जो बीजेपी की सरकार आपको दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं पिछड़े और हमारे बहुजन समाज के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं उनकी, लेकिन इस बार कोई भी उनकी मदद करने नहीं जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आती है, वो अपने दाएं बाएं कुछ दलों को रखती है, उसी से सवाल दगवाती है। एक बड़ी विडम्बना देखने को मिली कि यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने अलग कार्यक्रम किया और यहाँ पे यहाँ किया। अगर ये संदेशा बाहर जा रहा है कि आप बसपा को जोड़ने के लिए, बहुजन को जोड़ने के लिए, ठीक है काशीराम जी की, लेकिन ये कहीं ये वो न खिसक जाए, ये कब मिलेंगे साथी? उन्होंने स्वागत वहाँ तक किया, उसके बाद स्वागत करना नहीं चाहते थे। उन्होंने वहाँ तक स्वागत किया, कार्यक्रम किया, उनका स्वागत और कार्यक्रम खत्म हो गया, अगला स्वागत और कार्यक्रम शुरू हो गया। तो इसमें क्या खराब बात है? चार में दो धड़े फिर नहीं, इसमें खराब क्या बात है? अगर कोई आप 100 किलोमीटर तक एक गाड़ी से चल रहे हैं और दूसरी गाड़ी आपको 200 किलोमीटर लेके जा रही है, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? बड़े नेता आप बाहर से आ गए, तमाम आ गए, उनको यहाँ इस मंच पर वो हमारे साथ थे, लेकिन उनका सफर वहीं तक था, हम समाजवादियों का सफर और आगे तक था। दलितों का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है और दलित अभी किसने कह दिया सबसे ज्यादा? राकेश त्रिपाठी ने कहा कि दलितों का। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हमें गुंडा माफिया बोलते हैं, वो सामने आगे क्यों नहीं कह रहे हैं? आप सोचिए उनकी भाषा क्या है। समाजवादी पार्टी गुंडा है, समाजवादी पार्टी माफिया है, समाजवादी पार्टी में अपराधी हैं। अरे भाई, अपराधी आप खुद हो, आपका इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए आप। अच्छा, आप बताइए मुख्यमंत्री जी का बैकग्राउंड क्या था? अगर उन्होंने मुकदमे वापस न लिए होते, डिप्टी सीएम आपके पड़ोसी हैं, अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस न लिए होते, वो भी किसका? देवी के पूजा में एक फर्जी क्या छपाया पर्चा और उसमें चंदा वसूल लिया, उसका मुकदमा था उनके ऊपर। और तीसरे जो डिप्टी सीएम वो क्या थे? उनके बारे में खुद अखबार और पत्रकार साथी लोग माफिया लिखते थे। इसलिए इनको सामने आना चाहिए। अगर ये दूसरों को माफिया कहते हैं तो अपने बारे में भी इनको शीशे में देखना चाहिए। कुछ दिन पहले ये क्या थे? लोकसभा चुनाव को लेके क्या रणनीति बन रही है रायबरेली व अमेठी को लेके? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रायबरेली में एम्स दिया समाजवादियों ने विकास कराया रायबरेली में। ये निर्णय होगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा। अभी हम जनता को जोड़ रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। हमारा लक्ष्य ये है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब और दल तय करें कि वो क्या चाहते हैं। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी न जीते, इतना समाज को जागरूक करना है। और समाज को इसलिए जागरूक करने की ज़रूरत है। आप देखिए, उद्योगपति बैंक का पैसा ले रहे हैं, भारत का पैसा ले रहे हैं और आपकी अर्थव्यवस्था को डुबा रहे हैं। आपकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी तो आने वाली पीढ़ी को हम नौकरी कैसे देंगे? आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे? जब हमारी बैंक खाली हो जाएंगी, उद्योगपति पैसा लेकर के चले जाएंगे, तो हम क्या देंगे? इसीलिए आपने देखिए उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बजट तो बड़ा बना रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि बजट है ही नहीं इनके पास। अगर बजट इनके पास होता तो खर्च होता, तो खर्च क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए क्योंकि बजट नहीं है इनके पास। वो केवल नंबर्स हैं, आंकड़े हैं।
उसमें धोखा दे रहे हैं हम लोग। नगर निकाय चुनाव पूरी तरह से देख रहे हैं क्या रहेगी रणनीति नगर निकाय चुनाव? नगर निकाय के चुनाव में जनता कूड़ा, गंदगी और सफाई के लिए वोट देने जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान चलाया, देश के बड़े बड़े लोगों को झाड़ू पकड़ाया, स्वच्छता अभियान में सेस लिया गया डीजल, पेट्रोल और संस्थाओं से, और उसके बाद भी कूड़ा है, गंदगी है, हाउस टैक्स बढ़ गया, वाटर टैक्स बढ़ गया, पानी है नहीं, शहरों में ट्रैफिक की समस्या है, आपके स्मार्ट सिटी बने नहीं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बड़े मुद्दे हैं, शहरों में आबादी बड़े पैमाने पे, और फिर महंगाई, गेहूँ तो खरीद लिया आपने किसान से, और आटा कितना महंगा दे रहे हैं आप, सरसों खरीद ली सस्ती किसान से, और आपने सरसों तेल कितना महंगा दिया, दाल महंगी, आलू आपने पूछा नहीं किसान का। अभी सब प्राइवेट कंपनियां आपका गेहूं खरीद के चले जाएंगे, बिस्किट कौन खाएगा शहर में, गांव में? तो बिस्किट की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है? तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप पत्रकार साथियों हमारी मदद करो, नहीं महंगाई की मार से आपको भी मार देंगे। राहुल के मामले में बीजेपी कह रही है कि ओबीसी का अपमान है, आप क्या मानते हैं? अरे बीजेपी वाले बोल रहे हैं ओबीसी का अपमान है। इन बीजेपी वालों से पूछो कि हमारा घर जब खाली हुआ, मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ, इन्होंने गंगा जल से क्यों धुलवाया? मेन बीजेपी वालों पे कोई जवाब है इस बात का? क्या आप किसी का घर गंगा जल से धुलवाएंगे? और फिर पिछड़ों का सबसे बड़ा सम्मान, हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा सम्मान, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण, क्या आरक्षण को ख़त्म करना नहीं अपमान है? क्या समाजवाद को अपमानित करना क्या नहीं है अपमान पिछड़ों का? और फिर आरक्षण सबसे बड़ा सम्मान है पिछड़ों का और बहुजन समाज का, उसको कौन छीन रहा है? सम्मान छीनना, आरक्षण छीनना बराबर है। लोकसभा में कैंडिडेट आपका नहीं होगा, इस बार कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा? समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देगी। मान लीजिए अगर आपकी सरकार आती है तो आप आरक्षण बढ़ाएंगे क्या? हमने आपसे कहा कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आबादी के हिसाब से किसी को नहीं सम्मान देना चाहती। ये कानून उन्होंने बनाया, उसी में फंस गए और बीजेपी की चालबाजी में फंस गए। बीजेपी अपने लोगों को सजा दिलवाती है 1 साल का, यूपी में लगा बीजेपी अपने लोगों को सजा दिलवाती है, ऐसी व्यवस्था करती है, ऐसा पैरवी करती है, ऐसा सरकारी मशीनरी का लाभ लेती है कि अपने लोगों को तो 1 साल की सजा और विपक्षी पार्टी को 2 साल की सजा, जिससे उनकी संस्था चली जाए। मोहम्मद आजम साहब की संस्था गई, अब्दुल्ला की संस्था गई, ये और हमारे विधायकों की संस्था छीनना चाहते हैं। राहुल गांधी